नमस्कार। ऑपरेशन राजधर में आप सभी का स्वागत है। और अब बात करेंगे राजस्थान में चुनाव का सीजन आते ही हर तरफ अब सतर्कता बढ़ गई है। तमाम एजेंसियां अलर्ट पर हैं, लेकिन फिर भी इन तमाम सख्ती के बीच भी कैसे काले कारोबार को जारी रखने की कवायद चल रही है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे यहाँ तमाम तरीकों को आजमाते हुए तस्करी की जा रही है। आज तस्वीर हम आपको भीलवाड़ा की दिखाने जा रहे हैं। यहाँ शहर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने अवैध कारोबारियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और निजी ट्रेवल्स बस से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की 293 किलो चांदी जब्त की है। आप समझ सकते हैं कि आखिर कितने बड़े पैमाने पर यहाँ से गोरख धंधा चल रहा था। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया है कि विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर अधिक से अधिक कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत प्रतापनगर थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर लैंडमार्क होटल के निकट श्रीनाथ ट्रेवल्स की बस में बिना बिल की चांदी की सिल्लियां होने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बस चालक महसाणा को बस समेत डिटेन किया और इन सभी को बस समेत थाने ले जाकर बस की तलाशी ली गई। तो बस की डिग्गी में से 25 पार्सल मिले, जिनमें से चांदी की सिल्लियां और ज्वेलरी मिली है और इसका वजन बोरो समेत 293.88 किलो हुआ है। वहीं चांदी की कीमत करीब 2.22 करोड़ रुपए है, यानी कि 2 करोड़ 22 लाख रुपए है। वहीं पुलिस ने इसकी सूचना अग्रिम कार्रवाई के लिए वाणिज्य कर और आयकर विभाग को दी है। दोनों ही विभागों के नोडल अधिकारी इस मामले की जांच और कार्रवाई में जुटे हुए हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि जब चुनाव में सख्ती की बात सबको पता है, फिर भी कैसे ये नेक्सस बेखौफ चांदी इधर से उधर पहुंच रहे हैं। काली कमाई का ये कारोबार कैसे दूसरे जिलों में भी चलता होगा और कहां तक इसके तार जुड़े होंगे, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। और अब बात करेंगे राजस्थान के चुनावी महासमर में तमाम सियासी दल ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं इस बार चुनाव में एक अलग ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है और वो है नौकरशाही सियासत के लिए बढ़ता लगाव। ऑपरेशन राजधर में आज हम आपसे बात करेंगे आखिर क्यों कैसे सत्ता के गलियारों के करीब रहते रहते नौकरशाहों में अब सत्ता में भागीदारी की ललक तेज हो गई है। मरुधरा की सियासत में नौकरशाहों की दिलचस्पी यूं तो पहले से ही देखी जा रही है। कई पूर्व नौकरशाह तो सियासी दलों का दामन थाम भी चुके हैं, लेकिन इस बार ये दिलचस्पी खासी बढ़ती जा रही है। इतनी कि कई विभागों में तो आला अफसर सियासी मैदान में उतरने के लिए वीआरएस तक लेने से नहीं चूक रहे हैं। अब जलदाय विभाग को ही देख लीजिए। प्रदेश को पानी पिलाने वाले पीएचडी इंजीनियर सब जनता को सियासी पानी पिलाएंगे और सियासी पारी खेलने की जुगत में लगे इंजीनियर्स कांग्रेस और बीजेपी से टिकटों की जदोजहद में लगे हैं और कई तो वीआरएस लेकर अपनी प्रबल दावेदारी जता चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से इंजीनियर सियासी सफर शुरू करने की कवायद में हैं। अब आपको हम विस्तार से बताएंगे। पूर्व इंजीनियर रूपाराम मेघवाल इस बार भी टिकट के दावेदार हैं और साल 2013 में चीफ इंजीनियर पद से वीआरएस लेकर सियासत में आए थे रूपाराम। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जैसलमेर से जीत चुके हैं। वहीं चीफ इंजीनियर रहे रामराज मीणा इस बार टिकट के दावेदार हैं। 2013 में वीआरएस लेकर टोडा भीम से लड़े थे चुनाव, लेकिन हार मिली। पीएचडी के पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय बजाज भी मैदान में हैं। इस बार गंगानगर से टाल ठोक रहे हैं, अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सिर्फ जलदाय विभाग ही नहीं, परिवहन विभाग के अफसरों की चुनावी दौड़ भी जारी है। विभाग के आधा दर्जन अफसर या तो खुद के लिए या फिर अपने परिजनों के लिए टिकट के जुगाड़ में तमाम पार्टियों के चक्कर काट रहे हैं। रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच चुके एडिशनल कमिश्नर स्तर के अधिकारी तो चुनाव लड़ने की कतार में है ही, साथ ही फील्ड में लगे कुछ डीटीओ, एआरटीओ, आरटीओ भी चुनावी टिकट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन से अफसर जो टिकट की कतार में लगे हुए हैं। इनमें से आपको बताते हैं कि कौन से हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एडिशनल कमिश्नर मन्ना लाल रावत, एडिशनल कमिश्नर नानूराम चोयल, वहीं अलवर आरटीओ सतीश चौधरी, भीनमाल डीटीओ अनूप चौधरी शामिल हैं। वहीं सीकर एआरटीओ वीरेंद्र सिंह राठौर ने पत्नी रितु चौहान को वीआरएस भी दिलवा दिया है। दौसा डीटीओ पीआर मीना
आरटीओ भजनलाल, रोलन धोध भी यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं। देखिए कि ये जो तमाम नाम सामने आ रहे हैं आपको लगातार हम बता रहे हैं। हालांकि अब तक के चुनाव में परिवहन विभाग के अफसरों पर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कई अफसर दावेदारी पेश कर रहे हैं। अभी तक किसी भी अफसर ने चुनावी मैदान में उतरने के लिए वीआरएस के लिए आवेदन नहीं किया है, लेकिन टिकट मिलने की स्थिति में तुरंत वीआरएस लेने की तैयारी जरूर कर ली है। यूं तो नेता मंत्रियों के साथ काम करने के चलते नौकरशाही की सियासत में दिलचस्पी उनकी बनी ही रहती है, लेकिन अब वो जुड़ाव बढ़कर अगले मिशन का रूप ले चुका है। लेकिन ये ट्रेंड कई सवाल भी खड़े कर रहा है। आखिर क्यों नौकरशाहों को सियासत का स्वाद लेने में इतनी दिलचस्पी है? शायद पावर में बने रहने, रसूख बनाए रखने की ललक भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि प्रदेश में नौकरशाही भी सियासी मैदान में दो हाथ करने को बेताब है। तो अब बात करेंगे धौलपुर के सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क से भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की चौतरफा चर्चा उठने का विषय भी कुछ हटकर है, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, आकर्षित कर लिया है। हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर इस वीडियो के वायरल होने की वजह क्या है। दरअसल इसमें धौलपुर बसपा प्रत्याशी को ही आगे न बढ़ाने की खुद अपील जो है खुद चंद्रशेखर आजाद मंच से करते हुए नजर आए। ये अपील उन्होंने बसपा के कोर वोटर माने जाने वाले भीम आर्मी के कार्यकर्ता से की। अब इसके चलते बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सभापति रितेश शर्मा की मुश्किलें तेजी से बढ़ने लगी हैं। अब दलित वोटर दुविधा में है कि वो चंद्रशेखर आजाद की बातों को अमल में लाए या बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होने की जिम्मेदारी निभाएं। इस पूरे वीडियो में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बिना किसी का नाम लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सभापति रितेश शर्मा पर निशाना साध दिया। दरअसल भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बसपा प्रत्याशी को समाज के खिलाफ कार्रवाई करवाने और परेशान करने की बात चंद्रशेखर रावण के सामने रखी थी, जिस पर आजाद खुला विरोध करते और बोलते हुए भी नजर आए। आजाद ने यहां तक कह दिया कि उसे भी अब नहीं बढ़ने देंगे, उसका भी दिमाग ठीक कर देंगे। जो हमारी तरक्की के रास्ते में आएगा उस हर व्यक्ति को सबक सिखा कर ही रहेंगे। वायरल वीडियो 4 से 5 दिन पुराना है। बताया गया है कि ग्वालियर से दिल्ली जाते वक्त कुछ समय के लिए चंद्रशेखर रावण का सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था। वहीं ये वीडियो वायरल हुआ। अब समय बताएगा कि जनता किसके साथ खड़ी है और किसके विरोध में। हालांकि मैदान में कई और दावेदार भी लड़ाई में हैं, तो इंतजार कीजिए कौन किस पर कितना भारी साबित होगा या किसका चैलेंज या दाव उसी पर उल्टा पड़ेगा। ऑपरेशन राजधर में बात करेंगे चुनावी माहौल और प्रत्याशियों के चयन की बात हो तो पार्टियां ज्यादा पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र की बात करती हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? ऑपरेशन राजधर में हम बात इसी पर करेंगे कि क्या वाकई में मौजूदा सियासत में इनका अस्तित्व बचा है। कांग्रेस की बैठक में भी ऐसा ही दिखा। दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तो उसमें 60 से ज्यादा सीटों पर सिंगल नाम का पैनल दिया गया, लेकिन इस पैनल पर कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ही सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से सवाल किया कि आखिर इतनी ज्यादा संख्या में सिंगल नाम क्यों है? क्या पार्टी उन्हीं चेहरों को बार बार रिपीट करती रहेगी? राहुल गांधी का सवाल ये भी आया कि क्या पार्टी में नए नेता तैयार हो पा रहे हैं? ये भी उन्होंने एक सवाल किया। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की इनसाइड स्टोरी क्या है। पहली सूची में मध्य प्रदेश की तर्ज पर 120 से 140 नाम तय होने थे, लेकिन पहली सूची के कई नाम पर राहुल गांधी सहमत नहीं हुए। सीईसी में सिंगल पैनल पर राहुल सहमत नजर नहीं आए। राहुल ने कहा कि अगर सिंगल पैनल ही लाने हैं तो सीईसी की क्या जरूरत है? स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन और राहुल गांधी के पास उम्मीदवारों की डिटेल थी, लेकिन सुनील की रिपोर्ट केवल राहुल गांधी के पास थी और इस सर्वे रिपोर्ट में प्रत्येक प्रत्याशी की A to Z रिपोर्ट थी। लिहाजा नए नाम कम होने पर भी राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए। राहुल खड़गे के रुख के बाद
कई सीटों को होल्ड पर रखा गया है। इधर कांग्रेस में प्रत्याशियों के पैनल में सिंगल नाम होने पर सवाल था, तो दूसरी तरफ कोटा में बीजेपी की बैठक के बीच एक नाम की गैर हाजिरी पर सवाल था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर और जोधपुर में संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद आज कोटा में कार्यकर्ताओं से संवाद करने पहुंचे थे, लेकिन कोटा में वसुंधरा राजे का गृह संभाग होने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस मीटिंग में दिखाई नहीं दी। जब जी मीडिया संवाददाता ने जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे की गैर हाजिरी का कारण पूछा तो नड्डा ने बोला कि मैंने ही उन्हें मना किया था। नड्डा ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी पूरी तरह एकजुट है। अब दोनों ही पार्टियों में अलग अलग तरह से सिंगल नाम पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन सवाल तो राजनीति में रुचि रखने वालों के मन में भी हो रहे हैं कि सिंगल नाम की असहमति कब हो जाए, यह सिंगल नाम को भी नहीं पता। ऐसे में वसुंधरा राजे को भले ही पार्टी अभी तक चुनावी चेहरा घोषित नहीं कर पा रही, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद उनकी चर्चा होने के वाकई कुछ मायने होते हैं, क्योंकि उनका ना होना वाकई में कई सारे सवाल खड़े करता है। क्योंकि अब देखिए कि पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका वोट बैंक अच्छा खासा है। अगर जेपी नड्डा ने वाकई में उन्हें इस मीटिंग में नहीं आने को कहा तो आखिर क्या वजह उसके पीछे है। तो राजस्थान में अगले महीने यानी कि 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। जिलेवार स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा वोटर और विधानसभा जयपुर जिले में है। जयपुर में इस बार 19 विधानसभा में चुनाव करवाने और प्रत्येक वोटर से वोट डलवाने के लिए जिला निर्वाचन आयोग को करीब 26 करोड़ से ज्यादा का खर्च करना पड़ेगा, यानी कि 26.09 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ एक वोटर से वोट डलवाने का खर्चा औसतन 51.69 रुपए आएगा। और जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर इस बार कुल 50,47,219 से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। सबसे ज्यादा वोटर झोटवाड़ा विधानसभा में और सबसे कम किशनपोल विधानसभा एरिया में है। इन सभी विधानसभा में चुनाव करवाने के लिए जिला निर्वाचन आयोग ने इस बार निर्वाचन आयोग से 26 करोड़ 9 लाख रुपए का बजट मांगा है। अगर ये बजट पूरा खर्च होता है तो एक वोटर पर खर्च का औसतन 51.69 रुपए आएगा। चुनाव खर्च की एक रिपोर्ट देखें तो जयपुर में सबसे ज्यादा 60% पैसा चुनाव में हायर यानी कि अधिग्रहण की जाने वाली गाड़ियों के किराए और मतदान कर्मचारियों की यात्रा भत्ते के भुगतान पर हो रहा है। ये राशि कुल 15.50 करोड़ रुपए है, यानी कि 15 करोड़ 50 लाख रुपए है। इसमें गाड़ियों के किराए की राशि 8 करोड़ रुपए है, जबकि यात्रा भत्ता का पैसा 7 करोड़ 53 लाख रुपए है। इससे पहले जब साल 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब जयपुर की 19 विधानसभा में कुल 21 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च हुए थे। उस समय एक वोटर पर औसतन खर्चा 46 रुपए आया था, जो अब बढ़ गया है। तब सबसे ज्यादा मतदान कर्मचारियों के यात्रा भत्ता और वाहनों के अधिग्रहण में बता दें कि 12 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो कुल खर्च का 58% था। और इसके अलावा 1 करोड़ 14 लाख रुपए मतदान केंद्रों पर बिजली लाइट की व्यवस्था पर खर्च किए गए थे। मतदान से पहले होने वाली तैयारियों से लेकर जागरूकता और मतगणना तक इस मद में खर्च आपको बताते हैं। मतदान केंद्रों पर टेंट, लाइट, माइक की व्यवस्था में 1 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च, भोजन और अल्पाहार पर 60 लाख रुपए, सीसीटीवी समेत कलर टीवी पर 20,17,000 रुपए, गाड़ियों के किराए और डीजल पेट्रोल में 8 करोड़ रुपए का खर्च, मतदान कर्मचारियों के भत्ते में 7 करोड़ 53 लाख रुपए, स्टेशनरी में 19 लाख रुपए, वीडियोग्राफी में 23,28,000 रुपए, बिजली व्यय और पेयजल व्यवस्था में 19,44,000 रुपए, ईवीएम और बता दें कि एफएलसी में 5,40,000 रुपए और मतदान सामग्री में 57,96,000 रुपए, फोटो कॉप में 53,92,000 रुपए, मेडिकल किट में 2,22,000 रुपए और ओवर टाइम मानदेय पर 23,52,000 रुपए, प्रचार प्रसार फ्लेक्स बैनर पर 99,60,000 रुपए, जीपीएस ट्रैकिंग पर करीब 7 लाख रुपए, ऑफिस खर्च पर
1.05 करोड़ रुपए, अस्थायी टेलीफोन खर्च पर 8.5 लाख रुपए, पीडब्ल्यूडी द्वारा अस्थायी मतदान केंद्र पर निर्माण पर 3 करोड़ रुपए समेत होमगार्ड पर 63 लाख रुपए और वेबकास्टिंग पर करीब 18 लाख रुपए खर्चा है। और इस बार महंगाई को देखते हुए सरकार ने विधानसभा और लोकसभा प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा गत चुनाव से बढ़ा दी है। जहां पिछले विधानसभा चुनाव में विधानसभा प्रत्याशियों की खर्च की लिमिट अधिकतम 28 लाख रुपए थी, वहीं इस बार वह 40 लाख रुपए खर्च कर सकेगा। और इसी प्रकार लोकसभा प्रत्याशी जहां गत चुनाव में 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है, इस बार वह 95 लाख रुपए खर्च कर सकेगा। चुनाव में देश की बहुत बड़ी धनराशि खर्च होती है और इसलिए हर मतदाता की जिम्मेदारी है कि वो अपने मताधिकार का उपयोग पूरी सूझबूझ के साथ करे। बेहतर जनप्रतिनिधि का चयन होगा तो उससे क्षेत्र विशेष में बेहतर कार्य हो सकेंगे। ऑपरेशन राजधन में वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जी राजस्थान।
ब्रेक के बाद ऑपरेशन राजधर्म में आप सभी का स्वागत है। राजधर्म में हम बात करेंगे अब जयपुर की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर वोटों का गणित बिगाड़ने के लिए शतरंज जैसी चाल चली जाती है। पार्टियां इन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव में उतारकर अपनी चाल चलते हैं ताकि अपने अपने प्रतिद्वंदी को निर्दलीय उम्मीदवार के सहारे वोट की चोट पहुंचा सके। जयपुर की 10 सीटों में से किशनपोल और आदर्श नगर सीट पर वोटों का कुछ इस तरह का ही गणित चलता है। आखिर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर निर्दलियों के जरिए दोनों पार्टियां कैसे वोट पर चोट मारते हैं। जयपुर विधानसभा चुनाव की सभी सीटों पर माथापच्ची, खिचखिच, दौड़ धूप दोनों ही पार्टियों में देखी जा सकती है, क्योंकि उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में इन सीटों पर मंथन जारी है। जयपुर की 10 सीटों में से 2 मुस्लिम बाहुल्य सीटें किशनपोल और आदर्श नगर वोट पर चोट मारने के लिए जबरदस्त सियासी बिसात बिछाई जाती है। वोट काटने के लिए इन दोनों सीटों पर ही रिकॉर्ड तोड़ उम्मीदवार मैदान में उतारे जाते हैं। इन सीटों पर वोट की चोट मारने के लिए निर्दलियों पर जोर दिया जाता है। चुनावी अखाड़े में दोनों सीटों पर वोट काटने के लिए उम्मीदवारों की फौज जुटाकर इलेक्शन जीतने की रणनीति बनाई जाती है और इसलिए इन दोनों सीटों पर चुनाव आखिरी मोड़ तक बेहद दिलचस्प होता है। आइए आपको बताते हैं कि कहां ये कितने प्रत्याशी थे। आदर्श नगर से 54 प्रत्याशी, जिनमें से 29 मुस्लिम प्रत्याशी थे। किशनपोल से 51 प्रत्याशी, जिनमें से 22 मुस्लिम प्रत्याशी थे। वहीं झोटवाड़ा से 30, हवा महल से 34, विद्याधर नगर से 31, सिविल लाइन से 30, मालवीय नगर से 26, सांगनेर से 34, बगरू से 25, आमेर से 24 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। जयपुर की मुस्लिम बाहुल्य वाली इन दोनों ही सीटों पर यानी कि आदर्श नगर और किशनपोल में पिछले साल 51 मुस्लिम प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। इनमें से आदर्श नगर सीट पर सबसे ज्यादा 29 और किशनपोल में 22 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। और पिछले चुनाव में जयपुर की 10 सीटों में सबसे ज्यादा प्रत्याशी आदर्श नगर से 54 प्रत्याशी, किशनपोल से 51 प्रत्याशी, वहीं आमेर विधानसभा से सबसे कम प्रत्याशी 24 मैदान में उतरे थे। इसके अलावा झोटवाड़ा से 30, हवा महल से 34, विद्याधर नगर से 31, सिविल लाइन से 30, मालवीय नगर से 26, सांगनेर से 34, बगरू से 25 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था। ऑपरेशन राजधर्म में फिलहाल में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।